हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। हम ये समझेंगे कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और वर्ण विक्षेपण की घटना कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लें कि प्रिज्म है क्या। तो प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम से बना हुआ आकृति है जो दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा होता है और दोनों समतल पृष्ठ कुछ कोण पर झुके होते हैं। जैसे ये दो समतल पृष्ठ हैं, ये कुछ कोण पर ऐसे झुके हुए हैं। इनके बीच का जो माध्यम है वो पारदर्शी माध्यम है। सामान्यतः हम लोग कांच का प्रिज्म बनाते हैं। किसका बनाते हैं? कांच का। कोई भी पारदर्शी माध्यम हो सकता है। तो एक कांच का प्रिज्म हो गया, कांच का पारदर्शी माध्यम हो गया जो दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा हुआ है और दोनों पृष्ठ एक दूसरे से कुछ कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रिज्म हो गया। इस तरह का प्रिज्म होता है। तो देखिए, अब ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला इधर वाला, ऐसे एक पृष्ठ इधर होगा, इस तरह से दोनों झुका हुआ है। तो ये और ये दोनों पृष्ठ, इधर वाला उधर वाला, दोनों पृष्ठ हमारे कहलाते हैं अपवर्तक पृष्ठ। इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि इन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है प्रकाश का, इसलिए इन्हें अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, चलिए अब इस वाले कोर को, ये वाला कोर जो दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं अपवर्तक कोर। अपवर्तक कोर, अपवर्तक कोर है। ठीक है, और ये जो कोण यहां पे बन रहा है इसे बोलते हैं अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण भी कहते हैं इसे। इसे क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। और अगर हम इसे नाम दे दें ए बी सी, ए बी सी, तो जो ए है वही हमारा प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण है। तो जब ये अपवर्तक कोण 60 अंश का होता है, जो कोण ए हमारा है, अगर ये 60 डिग्री हो, तब ऐसे प्रिज्म को हम लोग नाम देते हैं आदर्श प्रिज्म। क्या नाम देते हैं? आदर्श प्रिज्म। यानी आदर्श प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण 60 अंश होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? आदर्श प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब ये पूरा पारदर्शी माध्यम है। अगर हम सामान्यतः कांच का प्रिज्म बनाते हैं तो हम यहाँ मान ले रहे हैं कि ये कांच है। क्या है? पूरा कांच। तो अंदर पूरा कांच हो गया, बाहर दोनों तरफ वायु रहेगी। यानी अगर प्रकाश इसमें अगर प्रवेश करे प्रिज्म में, तो वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा होगा। सघन माध्यम, विरल माध्यम क्या होता है हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा है अपवर्तन टॉपिक में। तो प्रकाश के लिए वायु हमारा क्या है? विरल माध्यम है, और कांच क्या है? सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित होगा, यानी अपवर्तन होगा। और फिर जब कांच से बाहर आएगा, नहीं कांच से वायु में आएगा, सघन से विरल में आएगा, फिर से अपवर्तन होगा। यानी प्रिज्म से 2 बार अपवर्तन होता है। तो अब यही हमें समझना है कि अपवर्तन कैसे हो रहा है। चलिए इसको समझते हैं। चलिए, प्रिज्म बना लिया हमने पहले। प्रिज्म, यहां पर एक प्रकाश ले गए हम लोग, प्रकाश की किरण ले गए प्रिज्म पर। तो इस बिंदु पर हम लोग अभिलंब खींच लेंगे, ऐसे सतह के लंबवत। ये हो जाएगा अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे आपतन कोण, नाम दे देंगे आई। इसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण है, और कोण हो गया आपतन कोण आई। अब प्रकाश जा रहा है वायु से कांच में, यानी विरल से सघन में। विरल से सघन में जाता, अभिलंब की ओर सट जाता, अभिलंब से सट जाता, अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ये सीधा ना जा करके, प्रकाश ऐसे सीधे जा रहा था पहले, अब सीधे ना जा करके अभिलंब की ओर, यानी इस अभिलंब की ओर झुक गया। तो ये झुक करके इधर चला गया। अब पहुंचेगा अगले पृष्ठ पर। अब अगले पृष्ठ पे जाएगा कांच से वायु में। तो यहां पर भी हम लोग अभिलंब खींच सकते हैं इसे। यहाँ पे अभिलंब हो गया। अब इस कोण को, यहाँ जो अभिलंब से कोण बन रहा है, इसे हम बोलेंगे अपवर्तन कोण आर, और यहाँ पर हो जाएगा आपतन कोण आर डैश। इसको क्या मान लिया हमने? आर डैश मान लिया। यहाँ आर था, यहाँ बगल में आर डैश मान लिया। तो इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण है आर डैश। अब प्रकाश यहाँ से निकल रहा है बाहर, तो सघन से विरल में जाते समय अभिलंब से दूर हटेगा। तो सीधा ना जा करके अभिलंब से दूर, अभिलंब ये ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ चला जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा तो नीचे की ओर मुड़ जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ जो अभिलंब से और इस किरण को हम लोग नाम देते हैं निर्गत किरण। तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच जो कोण बन रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? निर्गत कोण। ई से भी लिख सकते हैं, आई डैश से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ आई डैश से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं इसको? आई डैश। ठीक, क्या लिखा? आई डैश।
हो गया निर्गत कोण आई डैश, यहाँ आई डैश, ठीक है। चलिए अब अगर इस निर्गत किरण को हम लोग पीछे बढ़ाएं, निर्गत किरण को कहाँ बढ़ाएं, पीछे, तो दिख रहा है यहाँ पर कि जो आपतित किरण की दिशा थी और ये निर्गत किरण की दिशा है, इन दोनों के बीच यहाँ पर एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग नाम देते हैं डेल्टा। क्या नाम दिया, डेल्टा। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं इसे, विचलन कोण। इसे क्या बोलते हैं, विचलन कोण। ये हमारा क्या है, प्रिज्म कोण है, या अपवर्तक कोण है ए। बात समझ में आ रही इतनी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब प्रिज्म पे प्रकाश आपतित होता है तो जब निर्गत होता है तो कहाँ मुड़ जा रहा है, आधार की ओर। ये प्रिज्म का आधार है, ये नीचे वाले पोर्शन को इसको क्या बोलते हैं, आधार। इस पृष्ठ को, नीचे वाले पृष्ठ को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो प्रिज्म के आधार की तरफ, बेस की तरफ प्रकाश मुड़ जाता है। तो जब भी प्रिज्म से अपवर्तन होगा तो प्रकाश कहाँ मुड़ेगा, उस प्रिज्म के आधार की तरफ मुड़ जाएगा। तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उस कोण को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं विचलन कोण डेल्टा। क्या नाम देते हैं, विचलन कोण डेल्टा। इस विचलन कोण की खास बात यह है कि अगर हम आपतन कोण आई को बढ़ाएं तो ये घटने लगता है। जैसे जैसे आई को बढ़ाएंगे ये कोण क्या होगा, घटने लगेगा, विचलन कोण घटने लगेगा। तो जब हम आई को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण घटता जाता है। तो आई के एक निश्चित मान के लिए जो हमारा विचलन कोण होगा, डेल्टा होगा, वो न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। उसे हम लिख देंगे डेल्टा एम से, और उसे हम क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन, अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्पतम या न्यूनतम विचलन बोलते हैं। तो आई का ऐसा मान जिसके लिए हमारा डेल्टा क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए, तो उस न्यूनतम विचलन कोण को हम क्या नाम देते हैं, अल्पतम विचलन या न्यूनतम विचलन बोलते हैं। जब आई को बढ़ाते हैं डेल्टा घटता जाता है, घटता जाता है। जब मिनिमम हो जाए तब उसे क्या कहेंगे, अल्पतम विचलन या न्यूनतम विचलन कहते हैं हम लोग। बात समझ में आ गया। इसमें और भी चीजें हैं हमारे जानने की, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th यूपी बोर्ड में सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जब आप 12th में जाएंगे तो और भी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल 10th तक बस इतना ही रखना है। चलिए अब समझिए, अगर ये अंदर जो पदार्थ है, जो कांच है, इसका अपवर्तनांक होगा, हर माध्यम का अपवर्तनांक होता है, तो इसका भी एक अपवर्तनांक होगा। क्या होगा, इसका भी एक अपवर्तनांक होगा। उसको हम क्या लिख दें, अगर म्यू लिख दें, क्या लिख दें, म्यू। तो म्यू किस पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करता है कि इसमें कौन सी तरंग आ रही है, कौन सी तरंग इसमें आ रही है, या कौन सी किरण आ रही है। तो जो भी तरंग या किरण इसके अंदर आ रही है उसके लिए अपवर्तनांक अलग अलग होगा। अगर दो अलग अलग किरणें इसके अंदर हम लेकर आए, अलग अलग तरंग लेकर के आए, तो उन दोनों के लिए इस माध्यम का, प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग होगा। अपवर्तनांक क्या होगा, अलग अलग होगा। और पीछे के वीडियो में हमने पढ़ा है अपवर्तन में कि जब अपवर्तनांक अलग अलग होगा तो चाल भी अलग अलग हो जाएगी। क्योंकि अपवर्तनांक का जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हमने पढ़ रखा है। तो म्यू का अलग होने का मतलब क्या हो गया, माध्यम में, उस माध्यम में तरंग की चाल या प्रकाश की चाल भी अलग अलग हो जाएगी। ये प्रकाश के लिए लिखा है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर अपवर्तनांक अलग अलग है तो चाल अलग अलग होगी, अपवर्तनांक अलग है तो चाल भी अलग होगी। तो इसी सब चीजों को लेकर के आगे हम समझने की कोशिश करते हैं एक अपने टॉपिक को, जो कि है हमारा वर्ण विक्षेपण। चलिए आते हैं वर्ण विक्षेपण पर और इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं कि कैसे हो रहा है। देखिए वर्ण विक्षेपण क्यों हो रहा है, इसको समझते हैं। इसके लिए पहले हम एक बात समझे, v इज इक्वल टू एन लेमडा। एक संबंध होता है तरंग के लिए, वेव के लिए एक संबंध होता है v इज इक्वल टू एन लेमडा। v यहां पर है चाल, तरंग की चाल, n है आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति, और लेमडा है तरंग दैर्ध्य। लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो इन तीनों में संबंध है v इज इक्वल टू एन लेमडा का। इसमें एक खास बात यह है कि जो आवृत्ति है यह निर्भर करता है कि स्रोत क्या है, तरंग का स्रोत क्या है। अगर दो तरंगे हैं, दोनों एक ही स्रोत से हैं, सेम स्रोत वाली हैं, तो उनकी आवृत्ति रहेगी सेम। ठीक है, दोनों की आवृत्ति क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखें, अब जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश का मतलब है सूर्य का प्रकाश। श्वेत प्रकाश
या कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश। श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, विभिन्न रंग की प्रकाश की किरणें मिक्स होती हैं, मिली हुई होती हैं, इसलिए वो कलरलेस हो जाता है, जिसे हम श्वेत प्रकाश नाम दे रहे हैं। हमें कोई रंग दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसमें 7 रंग के प्रकाश की किरणें मिक्स होती हैं। तो अब अगर हम बात करें इसमें कि जब 7 रंग की मिक्स है तो कौन कौन सी हैं, एक तो होता है, इसको हम नाम से याद रख सकते हैं ट्रिक से, विबग्योर, विबग्योर, GYOR, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वी मतलब होता है वायलेट, वायलेट मतलब है बैगनी। आई से इंडिगो यानी कि जामुनी। बी से हो जाएगा ब्लू, ब्लू मतलब नीला। और जी से हो जाएगा ग्रीन यानी हरा। वाई से हो जाएगा येलो यानी पीला। ओ से हो जाएगा ऑरेंज यानी नारंगी। और आर से हो जाएगा लाल, आर मतलब रेड से लाल। ठीक, ये 7 रंग की प्रकाश की किरणें इसके अंदर मिली हुई हैं। अब इन सातों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग है। इन सातों मतलब कह सकते हैं कि एक तरंग के अंदर एक कई तरंगें मिली हुई हैं, जिसमें 7 रंग है, 7 रंग की तरंग है। इसमें और भी होता है, लेकिन जो विजिबल होते हैं ये 7 होते हैं, तो उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी आगे आप जाएंगे 12th में तो जानेंगे और चीजें। तो ये 7 रंग किसमें है, बैगनी, इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो है 4000 से लेकर के 4300 एंगस्ट्रॉम, 4000 से 4300 एंगस्ट्रॉम, ये बैगनी का तरंग दैर्ध्य होता है। फिर आते हैं जामुनी पर, तो जामुनी का होता है 4300 से लेकर के 4600 एंगस्ट्रॉम। फिर आते हैं नीला पर, नीला का है 4600 से लेकर के 5000 एंगस्ट्रॉम। फिर आते हैं हरा पर, हरा का है 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम। फिर येलो का है, पीला का 5700 से 6000 एंगस्ट्रॉम। फिर नारंगी का है 6000 से 6400 एंगस्ट्रॉम। और फिर लास्ट में लाल है, लाल का है 6400 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये सभी एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्ध्य परास लिखा हुआ है। यानी जो बैंगनी रंग की प्रकाश की किरणें होती हैं उनका तरंग दैर्ध्य 4000 से लेकर 4300 तक रहता है। ऐसे लाल वाले का 6400 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक रहता है। ये इनके तरंग दैर्ध्य का परास है, याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अब ये 4000 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक की जो ये तरंग दैर्ध्य है, इसमें जो भी प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं सभी विजिबल है। क्या सभी विजिबल, इनको दृश्य प्रकाश बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश। ठीक, इसके आगे 7800 के आगे और इधर 4000 से पीछे जो होती है वो अदृश्य होती है, वो विजिबल नहीं होती है, तो उनको अदृश्य प्रकाश बोलते हैं। हमारा दृश्य प्रकाश की रेंज है 4000 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक के प्रकाश का जो ये तरंग परास है, ये क्या होता है, दृश्य प्रकाश का स्रोत परास है। ठीक है, दृश्य प्रकाश है। चलिए अब आगे समझते हैं। क्यों इतनी बातें हम लोग समझ कर रहे हैं, इतनी बातें बताई जा रही है, किस लिए, इसका क्या आगे उपयोग होने वाला है, इसको हम एक दूसरे से अभी रिलेट कर रहे हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे वर्ड विषय पर, तो और बातें समझ आएंगी। चलिए, तो ये तरंग दैर्ध्य हो गया। अब ये दिख रहा है कि जो 7 रंग की प्रकाश श्वेत प्रकाश के अंदर मिला हुआ है, सबका तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, और हमारे पास एक संबंध रिलेशन है, V = n लैम्डा। अब इस रिलेशन के हिसाब से सोचें, जो हमारा आवृत्ति है n है, ठीक। अब अगर एक प्रिज्म पर क्या कर रहे हैं, एक प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश ला रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, श्वेत प्रकाश ले जा रहे हैं, सूर्य का प्रकाश ले जा रहे हैं, एक किरण ऐसे बना दिया। अब ये जो श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़ी, तो इसमें जितने भी मिले हुए, जैसे हमने कहा 7 रंग के मिले हुए हैं, सबकी आवृत्ति एक समान होगी, क्योंकि सभी एक ही स्रोत से आ रहे हैं। ये पूरा जो श्वेत प्रकाश है सूर्य आ रहा है, एक स्रोत से आ रहा है, तो सबकी आवृत्ति क्या होगी, एक बराबर होगी। ये तो ठीक है, सबकी आवृत्ति कांस्टेंट होगी, n कांस्टेंट हो गया।
अब बच रहा वी और लेमडा। लेमडा चूंकि सबका अलग अलग है, तरंग दैर्ध्य सबका अलग अलग है, तो चाल भी क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। हर रंग के प्रकाश की चाल अलग 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 होगी। तो जैसे ही ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करेगा, उन सातों रंगों के प्रकाश की जो चाल होगी वो अलग अलग होगी। और हमने पढ़ रखा है कि जो अपवर्तनांक होता है वह किस पर निर्भर करता है, वह निर्भर करता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इस सूत्र से अगर हम चले तो अगर चाल अलग अलग है तो अपवर्तनांक भी अलग अलग हो जाएगा, अगर चाल अलग अलग है तो अपवर्तनांक भी अलग अलग हो जाएगा। तो चूंकि सभी प्रकाश की रंगों जो अलग अलग रंग के प्रकाश की किरणें, सबका तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, इस वजह से सबकी चाल अलग अलग हो गई। और जब सबकी चाल अलग अलग हुई तो सबका अपवर्तनांक अलग अलग हो गया। मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक इन सभी रंगों के लिए अलग अलग हो गया। प्रिज्म का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक सभी रंग की प्रकाश की किरणों के लिए अलग अलग हो गया। अब जब सबके अपवर्तनांक अलग अलग हो गया तो आगे हम जाएंगे, 12th में आपको पढ़ना भी है फार्मूला। जो विचलन होता है वो तरंग इस पे अपवर्तनांक पे निर्भर करता है। विचलन जो होता है अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अगर विचलन ज्यादा तो अपवर्तनांक ज्यादा, मतलब अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो विचलन अधिक होगा। तो जिस तरंग के लिए, जिस रंग की प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होगा उसका विचलन अधिक होता है, और जिसके लिए अपवर्तनांक कम होता है उसका विचलन कम हो जाता है। सीधा संबंध है अपवर्तनांक और विचलन में, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो जब हमने ये देख लिया कि सभी रंग के प्रकाश की किरणों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग हो गया, इसलिए सबका विचलन क्या होगा, अलग अलग होगा। अब जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका विचलन अधिक होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका विचलन कम होगा। ये बात समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं हम, अपवर्तनांक अधिक होगा, अपवर्तनांक को हम कैसे लिख रहे हैं, म्यू से। अगर अपवर्तनांक अधिक है तो विचलन क्या होगा, अधिक होगा, विचलन अधिक होगा। अपवर्तनांक अधिक तो विचलन अधिक, जिसको हम न्यूनतम विचलन या अल्पतम विचलन डेल्टा एम बोल सकते हैं। अपवर्तनांक अधिक होगा तो न्यूनतम विचलन अधिक होगा। चलिए अब देखते हैं किसका अपवर्तनांक अधिक है। इसमें किस रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक है, तो जिसकी चाल सबसे कम होगी, जिसकी चाल सबसे कम होगी। और चाल किसकी सबसे कम होगी, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तरंग दैर्ध्य कम चाल कम अपवर्तनांक अधिक, तरंग दैर्ध्य कम चाल कम अपवर्तनांक अधिक। तो तरंग दैर्ध्य कम किसका है, सबसे कम किसका है, यहाँ पे सबसे कम किसका है, बैगनी का। तरंग दैर्ध्य सबसे कम सबसे छोटा किसका, बैगनी का है। इस वजह से बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, और चाल सबसे कम होगी तो अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, और अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा तो विचलन भी सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर जो बैगनी रंग का प्रकाश होगा उसका विचलन सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी वो सबसे नीचे पहले मुड़ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले मुड़ जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट में कौन मुड़ेगा, तो सबसे लास्ट में मुड़ेगा रेड वाला। कौन मुड़ेगा, रेड वाला। तो बीच में से बाकी पांचों रहेंगे, ठीक है, बाकी पांचों इसी बीच में रहेंगे। 1 2 3 4 5 बना लीजिएगा, चाक से बन नहीं पा रहा सही से, ठीक है, सातों रंग ऐसे हो जाएंगे। तो अगर हम आगे एक क्या लगा दें, एक सफेद कलर की पर्दा लगा दें, सफेद कलर का पर्दा लगा दें, तो ये सातों रंग की पट्टियां इस पे बन जाएंगी, सात रंग की इस पर पट्टियां बन जाएंगी, जिनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इस चित्र को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे कौन रहेगा, बैगनी, और सबसे ऊपर कौन रहेगा, रेड, वायलेट एंड रेड। क्रम कैसे याद रखेंगे, विब की ओर से। कैसे याद रखेंगे, विब की ओर से। सबसे नीचे वायलेट है, सबसे ऊपर रेड है। तो सबसे अधिक विचलन किसका हो रहा है, अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो देखेंगे ये प्रारंभिक दिशा थी, ऐसे जा रहा था। सबसे ज्यादा कोण बन रहा है वायलेट वाले के लिए, और सबसे कम बन रहा है रेड वाले के लिए। वायलेट के लिए सबसे ज्यादा, रेड के लिए सबसे कम। अगर वायलेट वाले को हम डेल्टा वी बोलें और रेड वाले को डेल्टा आर बोलें तो डेल्टा वी ज्यादा है, डेल्टा आर कम है, ठीक है। तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और इसका कारण क्या है, वर्ण विक्षेपण का कारण, तो वर्ण विक्षेपण का कारण सिर्फ यही है कि विभिन्न रंगों की जो प्रकाश की किरणें हैं इनका तरंग दैर्ध्य अधिक अलग अलग होता है। इस वजह से प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक उन रंग के प्रकाश की किरणों के लिए अलग अलग हो जाता है। इसलिए सबका विचलन कोण अलग अलग होता है और प्रकाश वर्ण विक्षेपण के रूप में घटना को प्रदर्शित करने लगता है। तो ये तो बात रही वर्ण विक्षेपण की, हमने ये समझ लिया क्यों होता है। चलिए अब इसका हम लोग दैनिक जीवन में उदाहरण कहाँ देखते हैं,
दैनिक जीवन में भी हमने ये उदाहरण देखा है कि जब प्रिज्म पे प्रकाश पड़ता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये दैनिक जीवन में भी कहाँ होता है? जब इंद्रधनुष बनता है। इसका उदाहरण दैनिक जीवन में कहाँ देखते हैं? इंद्रधनुष, रेनबो। क्या होता है? रेनबो। रेनबो में इसी की वजह से होता है। देखिए, इसको समझने से पहले एक चीज और जानना होगा हमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इसको समझे। देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा होगा, सघन से विरल में, या विलंब हो गया, प्रकाश सघन से विरल में अगर जा रहा है, सघन से विरल में अगर जा रहा है, तो यहां पर आपतन कोण बन रहा है आई, और इधर बनेगा सघन से विरल जाएगा तो अविलंब से दूर हटता है, ये सीधा ना जाकर के अविलंब से दूर इस तरफ हट गया, ये बनता है हमारा अपवर्तन कोण आर। क्या बनेगा? अपवर्तन कोण आर। अगर हम आई के मान को बढ़ाते जाएं, आई के मान को क्या करें? बढ़ाते जाएं, आई के मान को बढ़ाते जाएं, तो आर भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बदलता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आई के एक निश्चित मान के लिए जो हमारा ये अपवर्तित किरण है वो ऐसे चली जाएगी। क्या होगा? अभिलंब के लंबवत चली जाएगी, यानी सतह को स्पर्श करते हुए चली जाएगी। यानी इस समय जो अपवर्तन कोण होगा आर, वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इस समय जो आपतन कोण होता है उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या नाम देते हैं? क्रांतिक कोण। अपवर्तन कोण क्या नाम देते हैं? क्रांतिक कोण। क्या लिखेंगे? लिखते हैं उसे थीटा सी, क्रिटिकल एंगल के नाते थीटा सी लिख देते हैं, क्रांतिक कोण। यानी क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। अब इससे थोड़ा सा भी अगर क्रांतिक कोण, आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो जो प्रकाश की किरण होगी वो वापस इसी माध्यम में लौट जाएगी। क्या होगा? वापस उसी सघन माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका भी उपयोग थोड़ा सा इंद्रधनुष में था, इसलिए इसको बता दिया गया कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाता है तो सघन माध्यम में एक ऐसा आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश बन जाता है। अगर आपतन कोण का मान उससे थोड़ा सा भी बदलेंगे, बढ़ाएंगे, तो प्रकाश की किरण वापस सघन माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इंद्रधनुष में इसका भी उपयोग होता है, मतलब इंद्रधनुष जब बनता है तो इस घटना का भी उपयोग होता है। अब कैसे होता है समझते हैं। चलिए, जो बारिश होता है तो बारिश होने पर हवा में पानी की छोटी छोटी बूंदें ऐसे मिली रहती हैं, हवा के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें मिली रहती हैं। तो बारिश होने के बाद जब हवा में पानी की बूंदें मिली हुई हैं और एक तरफ अगर सूर्य का प्रकाश उस समय अगर मौजूद है, तो सूर्य के प्रकाश से जब श्वेत प्रकाश चलेगा, श्वेत प्रकाश इसके अंदर जाएगा जल की बूंदों के अंदर, तो ये जल की छोटी छोटी बूंदें उस समय प्रिज्म की तरह से व्यवहार करने लगती हैं और प्रकाश का हो जाता है वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश यहाँ से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अगर हम यहाँ पे अभिलंब ऐसे खींच दें, क्या खींच दें? अभिलंब। अभिलंब केंद्र से होके जाता है, तो प्रकाश जा रहा है वायु से जल में, वायु से जल में, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर सट जाएगा। तो जो प्रकाश की किरणें होंगी अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी हो जाता है, क्योंकि यह प्रिज्म की तरह से व्यवहार करता है। जब वर्ण विक्षेपण होगा तो 7 रंग की प्रकाश की किरणें निकलेंगी, यहाँ से 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगी। तो 2 को सिर्फ बना रहे हैं, एक 2 को सब बना दिया हमने। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? हमने पढ़ा वायलेट वाले का, ये वायलेट वाला और ये रेड वाला है, 2 बना दिया, बीच में से 5 और है। ठीक है। अब जब इस सतह पे प्रकाश आएगा तो यहां से अब जा रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जल से वायु में जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है। तो जब सघन से विरल में जाता है तो अभी कहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चांसेस हैं, हो सकता है वहां पे सघन से विरल में जाने पे ही होता है। तो ये कुछ प्रकाश की किरणें जो क्रांतिक कोण पे अपने आके गिर जाएंगी, जल और वायु के लिए जो क्रांतिक कोण होता है उतने पे जब गिर जाती है तो इनका हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है इनका, ये इधर निकल गया, ये भी यहाँ से निकल आएगा, इसका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये दोनों किरणें क्या होंगी? जब इस सतह पे पहुंचेंगी, कहां पर? इस सतह पर। क्या होगा? इस सतह पे जब पहुंचेंगी तो यहां अब उनका होगा अपवर्तन, क्योंकि सघन से आ रही है विरल में, सघन से आ रही है विरल में, तब इनका अपवर्तन होगा। यहाँ पे भी अभिलंब हम लोग खींच सकते हैं, यहाँ पे भी अभिलंब खींच सकते हैं, इसके लिए भी यहाँ पे अभिलंब खींच सकते हैं।
ये अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया। तो सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, तो सीधा ना जा करके अभिलंब से दूर हट गया, यानी जो अभिलंब ये था इससे थोड़ा सा दूर हट गया, सीधा ना जा करके इधर की तरफ मुड़ गया। फिर यहाँ भी वही चीज होगा, यहाँ भी अभिलंब से थोड़ा सा दूर हटेगा, मुड़ गया। फिर ये दोनों जा करके यहाँ सामने कोई अगर व्यक्ति होगा उसकी आंख होगी, ये दोनों प्रकाश की किरणें क्या होगी, व्यक्ति की आंख पर पड़ेंगी। कहाँ पड़ेंगी, व्यक्ति की आंखों पर पड़ेंगी, और हमें क्या रखेगा, ये 7 रंग का चित्र दिखेगा। क्या दिखेगा, 7 रंग की सर्कुलर पट्टियां दिखेंगी, वृत्ताकार पट्टियां दिखेंगी। मतलब पूरा वृत्त नहीं होगा, वृत्त के आर्क जैसा होगा, वृत्त के आर्क जैसा, इस तरह का। इस तरह से क्या होगा, हमें 7 रंगों की पट्टियां दिखाई देंगी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। आगे 12th में जाएंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इंद्रधनुष में भी 2 केस होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। इसमें सबसे नीचे कौन सा होता है, वायलेट होगा, सबसे ऊपर रेड होगा। इसके ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे कभी कभी दिख जाता है, क्योंकि बहुत उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है प्रकाश की, तो इस वजह से हमें जल्दी दिखाई नहीं देता। इसके ऊपर इसका उल्टा क्रम बन जाता है, इसके ऊपर जैसे वायलेट से रेड शुरू हुआ, फिर रेड से वायलेट शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। ये प्राथमिक इंद्रधनुष, उसके ऊपर बनेगा द्वितीयक इंद्रधनुष। तो आप 12th में पढ़ेंगे, 10th लेवल में इतना इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फिलहाल इतना ही आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक बार होता है, क्या होता है, वर्ण विक्षेपण, और एक बार होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और फिर यहाँ पे आके होता है अपवर्तन। मतलब यहाँ अपवर्तन भी हो रहा है, यहाँ भी अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण भी हो जा रहा है, प्रकाश 2 भागों में व्यक्त हो जा रहा है। तो वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और यहाँ पे हो रहा है अपवर्तन। तो इस तरह से जाकर के हमें इंद्रधनुष का निर्माण होता है वातावरण के अंदर। तो इसमें 2 चीजों का होना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, और साथ साथ बारिश का होना भी जरूरी है, क्योंकि जब बारिश होगी तो उसके बाद ही वायु में जल की बूंदें आएंगी, जल की बूंदें मिक्स हो जाएंगी, तो वो छोटे छोटे बूंदें प्रिज्म की तरह से व्यवहार करेंगी और इंद्रधनुष बन जाएगा। ठीक है, तो 12th लेवल यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए कोई खास जरूरत इसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी था तो बता दिया। चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।